आप सभी इतिहास सीखने के लिए तैयार हैं। इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो इतिहास आप लोग जानेंगे। आज की क्लास में इतिहास बहुत गहराई से आपको बताया जाएगा। अगर आज इतिहास समझ में आ गया तो आपके आ गए, नहीं तो आने वाले समय में कभी इतिहास समझ में आएगा भी नहीं। दोबारा कभी इतिहास पढ़ना भी मत, अगर आज आपके समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चलिए इतिहास की हम शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले भारतीय इतिहास हम पढ़ेंगे और भारतीय इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले इतिहास को हम इतिहासकारों ने तीन कालखंडों में बांट दिया इतिहास को, क्योंकि आसानी से समझने के लिए तीन कालखंडों में बांटा गया इतिहास को। जो कि पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल आपका है। दूसरा आपका अर्ध ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल है। तीसरा ऐतिहासिक काल है, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल है। ठीक है, उसके बाद में पहला आपका प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए और समझाने के लिए तीन कालखंडों में बांट दिया। चलिए इसका कालखंड हम देखते हैं कि इतिहास की उत्पत्ति कहां से होती है। सबसे पहले इतिहास की उत्पत्ति की हम बात करें तो पूर्व पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में इतिहासकारों ने फिर बांटा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए इतिहासकारों को आसानी हो, इसलिए उन्होंने तीन कालखंडों में फिर बांट दिया इतिहास को। तीन कालखंडों में बांटा। पहला पूर्व पाषाण काल कहलाया, दूसरा मध्य पाषाण काल कहलाया, तीसरा नव पाषाण काल कहलाया। ठीक है, अब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इनकी समय अवधि है। समय अवधि के बारे में हम जानेंगे। पूर्व जो पाषाण काल है इसका समय अज्ञात वर्ष है, यानी कि इसका समय मालूम नहीं है। कहां से लेकर 8000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ईसा पूर्व 8000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो क्या कहलाता है? पूर्व पाषाण काल कहलाया। ठीक है, इतिहास के अंदर पूर्व पाषाण काल कहलाया। उसके बाद में 8000 से लेकर 8000 ईस्वी से लेकर 4000 ईसा पूर्व का जो समय था वो मध्य पाषाण काल कहलाया। कौन सा समय कहलाया? मध्य पाषाण काल कहलाया। उसके बाद में तीसरे की अगर हम बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो नव पाषाण काल कहलाया। कौन सा काल कहलाया? नव पाषाण काल कहलाया। ठीक है, इसी के साथ में प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन कालखंडों में बांटा गया है। पूर्वी पाषाण काल जो कि अज्ञात वर्ष से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल आपका 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उसके बाद में न्यू पाषाण काल का समय 4000 ईसा पूर्व से लेकर आपको 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, क्लियर है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल आपके कंप्लीट है, तीन कालखंडों में बांटा गया है। इसकी समय अवधि आपको मैंने बता दी है, यानी कि 8000 अज्ञात वर्ष से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो प्रागैतिहासिक काल कहलाया। ठीक है, उसके बाद में आगे हम चलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। अगला टॉपिक है आपका अर्ध ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसको दो भागों में इतिहासकारों ने बांट दिया। पहला आपके सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। उत्तर या अर्ध ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल को इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा। पहले आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक सभ्यता। देखिए आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता जो आप पढ़ते हैं इतिहास में, आपको जब स्कूल में कॉलेज में जब आपको पढ़ाया गया आपके अध्यापक के द्वारा, तो आपको इस प्रकार से बीच में पढ़ाया जाता है कि इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक आ गया तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया जाता है। महाजनपद काल आ गए तो महाजनपद काल पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में उत्तर वैदिक सभ्यता आ गई तो उसके बारे में पढ़ा दिया जाता है। ऋग्वेद आ गया तो उसके बारे में पढ़ा दिया। उसके बाद में हर्षवर्धन का काल पढ़ा दिया गया। उसके बाद में दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा दिया गया। इसलिए आपके आज तक इतिहास समझ में नहीं आया, लेकिन इस क्लास के माध्यम से मैं आपको इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, यानी कि पूरी क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको इतिहास आसानी से आज समझ में आ जाएगा, अन्यथा कभी इतिहास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से बनाना और लिखना एक बहुत मेहनत का काम है, और मैंने ये कम से कम नहीं तो 4 या 5 किताबों से मैंने अध्ययन करा है। उसके बाद मैंने एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को लिखा है, उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग इसे समझना चाहते हैं तो आप लंबे समय तक क्लास लीजिए और धैर्य बनाकर एक बार में अगर समझ नहीं आता है तो दोबारा क्लास लीजिए, दोबारा समझ में नहीं आता तो तीसरी बार फिर क्लास लीजिए, तीसरी बार भी अगर समझ में नहीं आता तो चौथी बार फिर क्लास लीजिए,
फिर भी समझ में नहीं आता तो आपको मैं नोट्स दूंगा, नोट्सों को पढ़िए। उसके बाद में आपकी जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में इतिहास इस प्रकार से बैठ जाएगा जिस प्रकार से आपको ABCD ABC और D 1 2 3 4 आज भी याद है, उसी प्रकार से इतिहास भी हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को आप इतिहास पढ़ाएंगे, मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है, क्योंकि अगर आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल हमने पढ़ा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो समय कौन सा था? अर्ध ऐतिहासिक काल की बात हो रही है यहाँ पे। अर्ध ऐतिहासिक काल यानी कि उत्तर पाषाण काल का जो समय था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं, जिसका समय काल कितना है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल कब समाप्त होता है? 2500 ईसा पूर्व को, जो कि न्यू पाषाण काल जब प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल प्रारंभ होता है जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक चलता है। कब तक चलता है? 1500 ईसा पूर्व तक चलता है। कब से शुरू होता है? 2500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 1500 ईसा पूर्व तक ये चलता है। ठीक है, इसके बाद में इतिहासकारों ने दूसरे भाग में बांटा। दूसरा वैदिक सभ्यता कहलाती है। वैदिक सभ्यता के अंदर आपके 1500 ईस्वी से लेकर, यानी कि जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति होती है वहां से 1500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक बांटा गया। कब तक बांटा गया? 600 ईसा पूर्व तक बांटा गया। उसके बाद में क्या किया? वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने दो सभ्यताओं में फिर बांट दिया, जिसको ऋग्वेद उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता कहते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता और ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 का जो समय था उसको ऋग्वेद कहा जाता है। 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको ऋग्वेद कहा जाता है। उत्तर वैदिक की बात करें तो उत्तर वैदिक जो समय है यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको किस नाम से जानते हैं? उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से। ठीक है, आपके समझ में आया है या नहीं? देखिए दोबारा रिवीजन कीजिए एक बार फिर दोबारा से। प्रागैतिहासिक काल 3 कालखंडों में बांटा गया, जो कि अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद में दूसरा आपका टॉपिक है उत्तरी पाषाण काल में अर्ध ऐतिहासिक जिसको कहा जाता है, उत्तर पाषाण काल जिसको कहा जाता है। उसके बाद में उसने 2 भागों में इतिहास को बांटा। पहला सिंधु घाटी सभ्यता में बांटा, दूसरा वैदिक सभ्यता में बांटा। वैदिक सभ्यता को फिर 2 भागों में बांटा गया, जो कि ऋग्वेद कहलाया, एक उत्तर वैदिक सभ्यता कहलाया। ठीक है, यानी कि 15 शताब्दी से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक सभ्यता कहलाया, और जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। यानी कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1500 तक। ठीक है, 1500 के बाद में 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता कहलाई। और वैदिक सभ्यता जो है उसको 2 भागों में बांटा गया, पहला ऋग्वैदिक सभ्यता, दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक बांटा गया। उसके बाद में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक सभ्यता को बांटा गया। उसी के बाद में आपका अगला टॉपिक है ऐतिहासिक काल। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि शुरुआत होता है। ऐतिहासिक काल आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आपको ऐतिहासिक काल समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ये आपका प्रागैतिहासिक काल है यानी कि आपका ये ग्रैंडफादर है। ठीक है, इतिहास का ग्रैंडफादर है, यानी कि दादाजी आपका ये है। अगर आप बात करें तो उत्तर पाषाण काल या अर्ध ऐतिहासिक काल आपके पिता है, यानी कि दादाजी के 3 संतान थी। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल यानी कि पिताजी के 2 संतान थी। 2 संतानों के आगे जाकर एक संतान थी, जिसके 2 संतान हो गई, जिसको ऋग्वेद और उत्तर वैदिक नाम रखा गया। ठीक है, समझ में आ रही है? उसके बाद में आपकी बारी आती है। अब आपकी जो फैमिली है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक काल की हम बात करेंगे। आपकी फैमिली के अंदर यानी कि आपके जो है 3 बच्चे हैं। ठीक है, पहला का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझिए। ठीक है, आपके कितने? 3। ठीक है, आपके कितने? 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, अब देखिए इनका कालखंड आप देखिए, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का इतिहास कहलाया।
ठीक है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 तक ईसा पूर्व जो इतिहास कहलाया वो प्राचीन भारत का इतिहास कहलाया। प्राचीन भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? देखिए, महाजनपद काल जो है वो 6ठी शताब्दी से शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद में मगध साम्राज्य आया। मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का समय रहा। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य 324 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक आया, यानी कि संगम काल, जिसमें चेरी आए, पांडे आए और चोला आए, ठीक है। चोलाओं पर एक मूवी बनी हुई है, आपको सभी को पता होगा, मूवी देखना आप कभी। चोला साम्राज्य के ऊपर एक मूवी बनी है बहुत शानदार, उसको आप देखना, बहुत अच्छी है, ठीक है। यानी कि यहां पर मौर्य साम्राज्य की बात हो गई। उसके बाद में मौर्य उत्तर काल आया। मौर्य उत्तर काल को 184 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक का समय माना गया, ठीक है। उसके बाद में आपका गुप्त साम्राज्य आया, जिसकी 319 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक का समय माना गया। उसके बाद में हर्षवर्धन का काल आया, जो कि 606 से ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व तक का समय माना गया, ठीक है। आपके समझ में आया? देखिए, आइए एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट से, यानी कि देखिए पीछे से हम इसकी बात करते हैं। हर्षवर्धन का काल की हम बात करें तो कब से है? 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व तक, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया होगा, चलिए इसको दूसरे तरीके से समझिए। ऐतिहासिक काल को हमने कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत का अगर हम समय की बात करें तो कब तक रहा? ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 तक रहा। कब तक रहा? 600 से लेकर 712 तक रहा। उसके बाद में मध्यकालीन की बात करें तो 712 से लेकर 1707 तक रहा। और आधुनिक भारत की हम बात करें तो 1707 के बाद से अब तक का जो इतिहास है वो आधुनिक भारत कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास को। अब हम समझते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 तक का जो कार्यकाल दिया गया, ठीक है, यानी कि जो ये समय दिया गया, इसमें इसके अंदर कितने शासक आए? देखिए कितने वंश यहां पर शासक करें। उस समय आपका महाजनपद काल प्रारंभ हुआ, जो कि 6ठी शताब्दी के प्रारंभ से ही महाजनपद काल प्रारंभ हो गया था। और मगध जो साम्राज्य हैं वो 600 ईसा पूर्व से, यानी कि 6ठी शताब्दी से लेकर 300 ईसा पूर्व तक जो राज करा वो मगध साम्राज्य था आपका। कौन सा साम्राज्य था? मगध साम्राज्य, ठीक है। मगध साम्राज्य के बाद में मौर्य साम्राज्य आता है। आप क्रम से पढ़िए, क्योंकि इतिहास को पढ़ने का मतलब ही क्या है? क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो इसको आप क्रम से पढ़ते चलिए। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी में, 6ठा ईसा पूर्व में आया। मगध साम्राज्य 6ठी ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक राज करा। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य आया, जो कि 312 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक आया, ठीक है। उसके अंदर संगम काल आया, जिसमें चोला आए, पांडे आए, चेरी आए, ठीक है। ये 3 जनजाति के 3 वंश के लोग आए, ठीक है। चोला वंशज के राजा, पांडे वंश के राजा, चेरी वंश के राजा, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो इतिहास में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में मौर्य उत्तर काल आया। मौर्य उत्तर काल के अंदर 184 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इसके बाद में आपका गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त साम्राज्य के अंदर 319 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद में हर्षवर्धन का काल आया, जिसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। हर्षवर्धन का काल 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। समझ में आया आपको? उसके बाद में अगली ओर चलते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास की ओर चलते हैं। 647 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो आपका हर्षवर्धन का काल कहलाया। उसके बाद में 712 ईसा पूर्व से लेकर 1707 तक की हम बात करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की हम बात करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास को 2 कालखंडों में बांटा गया। पहला पूर्व मध्यकालीन, दूसरा उत्तर मध्यकालीन। पहला पूर्व मध्यकालीन, दूसरा उत्तर मध्यकालीन, ठीक है। इतिहासकारों ने इतने भागों में डिवाइडेशन किया इतिहास को कि समझना ही नामुमकिन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप 3-4 किताबें पढ़ेंगे तो इतिहास आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन 3-4 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको इतिहास में केवल एक ही क्लास में आपको समझाया गया है। अगर आप इसको अच्छे से आपकी कॉपी में लिखते हैं, मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा, उसमें से आप अगर अच्छे से इसको लिख पाते हैं तो हो सकता है आप लाइफ में कभी इतिहास नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। कालखंडों में कितने भी बड़े इतिहासकारों ने, लेकिन हमने इसका रास्ता ढूंढ ही लिया, ठीक है। तो कैसे ढूंढा रास्ता हमने? देखिए
अब सबसे मेन बात है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, 712 से लेकर 1707 तक का जो काल है वह मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाया। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, पूर्व मध्यकालीन जो था वो आपका 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक कहलाया, और उत्तर मध्यकालीन जो था वो 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक कहलाया। कब कहलाया? 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। देखिए, पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक था। इसके अंदर क्या था, इसको फिर इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में बांट दिया। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन को इतिहासकारों ने कितने खंडों में बांटा? 3 कालखंडों में बांटा, जो कि पहला है आपका उत्तर भारत, दूसरा है दक्कन, उसके बाद में दक्षिण भारत। पहला है आपका उत्तर भारत, दूसरा है दक्कन, उसके बाद में तीसरा है दक्षिणी भारत। देखिए, उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो जो शासनकाल, जो वंश हम पढ़ते हैं उनके बारे में जानिए। उत्तर भारत के अंदर कौन कौन से शासक थे? उत्तर भारत को 2 कालखंडों में बांटा गया, जिसमें एक तरफ थे आपके पाल वंश, ठीक है, पल्लवी वंश जिसको कहा जाता है, सेन वंश, प्रतिहार यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश था। उसके बाद में आपका राजपूत वंश। ठीक है, राजपूत वंश कहां आता है? उत्तर भारत के अंदर आता है। ठीक है, जो कि किस में आता है? पूर्व मध्यकालीन भारत के अंदर, यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार वंश, सेन वंश, पाल वंश, पल्लवी वंश के शासक थे। और इसी का दूसरा प्रतिरूप में अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ आपके चौहान वंश था, और दिल्ली के सल्तनत काल प्रारंभ हो गया था। दिल्ली के अंदर सल्तनत काल था। ठीक है, और चौहान वंश यहां से प्रारंभ हो गया था। चौहान वंश इस समय शासक कर रहा था। अगर हम दक्कन के इलाकों की बात करें, ठीक है, दक्कन के इलाकों की हम बात करें तो चालुक्य और राष्ट्रकूट, यानी कि 2 वंशज वहां पर शासक कर रहे थे, चालुक्य और राष्ट्रकूट। चालुक्य और राष्ट्रकूट 2 शासक यहां पर इस समय यहां पर शासन कर रहे थे, 2 वंश। ठीक है, उसके बाद में दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहां पर आपके जो ये शासक काल था, यानी कि मौर्य साम्राज्य की बात थी। मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे वो यहां पर थे दक्षिण भारत के अंदर, और दक्षिण भारत के अंदर ये लोग आ गए थे, जिसमें कि चोल था, आपके पांडे थे, और पल्लवी जो शासक थे वो सब लोग यहां पर दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन भारत की बात हो गई। उसके बाद में उत्तर मध्यकालीन भारत के 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक हम पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर मध्यकालीन 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक था। इसका कार्य अगर हम बात करें तो इसको इतिहासकारों ने फिर 3 भागों में बांटा, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। ठीक है, उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत के अंदर यहां पर राजपूत शासन कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत काल यहां पर आ गया था, और मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वो भी यहां पर आ गए थे। यानी कि मुगल थे, दिल्ली सल्तनत काल था, राजपूत थे, राजपूत, मुगल और दिल्ली सल्तनत, यानी कि 13वीं से 18वीं शताब्दी की बात की जा रही है। यानी कि ईस्ट इंडियन कंपनी, जब अंग्रेज अधिकारी यहां पर आने लगे थे वो किस समय आए थे? वो इन्हीं के समय में आए थे, जिन शासकों के बारे में आप पढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए कि उत्तर भारत जो था उसमें कौन कौन लोग रहा करते थे, कौन कौन से वंश के लोग थे, दक्कन के अंदर कौन थे, दक्षिण भारत के अंदर कौन थे। ठीक है, इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से इसलिए ही मैंने लिखा था क्योंकि आपको ये आसानी से समझ आए। देखिए, राजपूत जो वंश था, उत्तरी भारत में राजपूत वंश था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल थी। ठीक है, उसके बाद में मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल शासक भी थे आपके। ठीक है, दक्कन की हम बात करें तो विजयनगर थे, बहीमान शासक था, और मराठा भी थे। मराठा और बहीमान दक्कन के ऊपर शासक करते थे। दक्षिण भारत में आपके पांडे थे और हाईशैली थे, जो कि ये समुद्री, जिनको समुद्री वंशज कहा जाता है, वह हाईशैलो थे। ठीक है, ये लोग भी यहां पर शासक करते थे। उसके बाद में आधुनिक भारत की हम बात करें तो 1707 से लेकर अब तक का वर्तमान समय का जो भारत है वो आप पढ़ते हैं और आप जानते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो काल कौन सा था, और उसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? ठीक है, इस सवाल का जवाब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो ये समय था आपका, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात कर रहे थे। प्राचीन भारत में जब आपके महाजनपद काल था, मगध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, मौर्योत्तर काल था, गुप्त साम्राज्य था, हर्षवर्धन था। इस समय ये लोग क्या करते थे कि जो आपका भारत है, भारत की स्थिति आप सभी को पता है कि भारत तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जबकि एक तरफ से आपका स्थलीय मंडल से जुड़ा हुआ है।
जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा भूभाग है, एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भारत। और भारत का भूभाग जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप के भूभाग से जुड़ा हुआ था। यानी कि जो आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रास्ते थे, इनसे ये लोग व्यापार करते थे। इधर आपका जो चीन वाला जो क्षेत्र था, चीन के जो देश थे, यानी कि जो आपका एशिया महाद्वीप था, संपूर्ण एशिया महाद्वीप में ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है। भारत के जितने भी शासक हुए, जैसे आपके महाजनपद काल की हम बात करें, मगध साम्राज्य हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ, मौर्य उत्तर काल हुआ, गुप्त साम्राज्य हुआ, हर्षवर्धन का काल रहा। ये जितने भी समय थे, जितने भी शासन काल थे, यानी कि जितने भी शासक थे, उस समय भारत के अंदर सोने की भरमार थी। सोने की भरमार यानी कि भारत के अंदर इतना सोना तो उत्पादित होता नहीं था, लेकिन आया कहां से इतना सोना, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, भारत के अंदर सोना उत्पादित नहीं होता था, यानी कि सोने की खाने भी नहीं थी, लेकिन सोना कहां से आया भारत के अंदर? भारत के अंदर जो व्यापार करते थे, यहां पर एक कपड़ा बनाया जाता था जिसको रेशमी मलमल का जो कपड़ा होता है, रेशमी मलमल का कपड़े का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। आपने अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जिन विद्यार्थियों ने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है उनको पता है। ठीक है। तो वो लोग उसका व्यापार करते थे और उसके बदले विश्व के जो देश थे, अन्य देशों से, वो वहां से सोना लिया करते थे। बदले में काली मिर्ची, ठीक है, लौंग, इलायची, यानी कि जो मसाले थे वो भी भारत के काफी प्रसिद्ध थे और इनका भी ये लोग भारतवासी व्यापार करते थे। ठीक है। सबसे मुख्य व्यापार ये मलमल का कपड़े का करते थे भारतवासी, जो कि मलमल का जो कपड़ा था वो बहुत महंगा बिकता था। ठीक है। और बहुत मांग हुआ करती थी। इतिहास के अंदर भारत जो देश है वो हमेशा से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। व्यापार से ये सोने की चिड़िया बना। सोने की चिड़िया इसलिए बना क्योंकि जो भारत देश था, इसके मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, इसका जो कार्यकाल था, हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था, आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा तब मैं आपको समझाऊंगा हर्षवर्धन क्या था, हर्षवर्धन का शासक कैसा था। ठीक है। तो इस समय भारत हमारा सोने का चिड़िया बन गया था। सोने की चिड़िया बनने के बाद में हुआ ये कि जो यहाँ के लोग थे, भारतवासी विदेशों से काफी व्यापार करते थे। विदेशों से व्यापार करके काफी पर्याप्त मात्रा में सोना इकट्ठा कर लिया भारत के अंदर। भारत के अंदर जब सोना इकट्ठा कर लिया गया तो विश्व के जो अन्य देश थे वो लोग सोच में पड़ गए कि भारत के अंदर इतना सोना है, यानी कि जब भारत के किसी व्यक्ति को, एक चीज समझिए आप, जब आपके घर में सब चीज उपलब्ध हो तो आपके घर में अगर दुकान हो तो आपको कोई चीज लेने कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। क्यों जाएंगे? क्योंकि अगर आपके घर में दुकान है, यानी कि सब सामान आपके घर में अवेलेबल है, तो आप बाहर नहीं जाएंगे। तो इससे दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि यार वो व्यक्ति हमारे पास सामान लेने क्यों नहीं आ रहा है, तो वो आपके पास आएंगे। ठीक है। आपके पास आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि यार इसके खुद के घर में दुकान है, इसलिए अपने पास सामान नहीं लेने आ रहा। ठीक है। तो ऐसा ही हुआ भारतवासियों के साथ में कि भारतवासियों ने व्यापार करके गुप्त काल, हर्षवर्धन के काल तक इतना सोना इकट्ठा कर लिया कि भारत को कहीं दूसरे देशों से व्यापार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना सोना पर्याप्त मात्रा में सभी व्यक्ति अमीर हो गए, यानी कि किसी व्यक्ति को कमाने की या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया। जब इन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया, भारतवासियों ने ज्यादा व्यापार पर ध्यान नहीं दिया, तो ये जहां से विदेशी लोगों के साथ में जो व्यापार करते थे, तो विदेशी लोग यहाँ पर वापस भारत आने लगे, यानी कि इन लोगों के पीछे पीछे वो भारत आने लगे और भारत से चीजें खरीदने लगे। भारत की जो चीजें थी वो भारत से पहले भारत के व्यापारी वहां पर जाकर बेचते थे तो उनसे ज्यादा मुनाफा मिलता था और उससे ज्यादा आमदनी होती थी भारत को। जबकि अब क्या होने लगा था कि अन्य देश के लोग भारत में आ रहे थे और भारत से व्यापार कर रहे थे, भारत से कोई चीजें खरीद रहे थे, उसको वहां ले जाकर बेच रहे थे, वहां से कोई वस्तु लाते थे, वो इसको भारत में बेच रहे थे। इस प्रकार का समय हुआ तो भारत जो था वो एक सोने की चिड़िया उभर कर इसलिए सामने आया क्योंकि भारत के लोगों के पास काफी सोना था। सोना व्यापार करके इन लोगों ने इकट्ठा किया था। तो अन्य देश के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि भारत के पास इतना सोना है तो अपन व्यापार वहीं करेंगे, यानी कि व्यापार जहां चलता है। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो वर्तमान समय में जो बाजार होते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी दुकानें होती है वो वहीं पर लगती है जहां पर अधिकतर एजुकेटेड जो लोग व्यक्ति होते हैं, यानी कि अधिकतर जो नौकरी व्यक्ति होते हैं। ठीक है। यानी कि जहां पर जो धनाढ्य व्यक्ति रहते हैं वहीं पर लोग व्यापार करते हैं। ठीक है।
वहीं पर अपना दुकान स्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं से ज्यादा आमदनी होती है। इसलिए विश्व के जो जितने भी देश थे, उन्होंने सोचा कि भारत से व्यापार किया जाए तो हो सकता है कि भारत से हमें ज्यादा मुनाफा मिले। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर काफी सोना था, भारत काफी अमीर देश बन चुका था, इसलिए भारतवासियों ने तो व्यापार करना छोड़ दिया, लेकिन विदेशियों ने व्यापार करना नहीं छोड़ा और विदेशी लोग यहाँ पर आने लगे। धीरे धीरे आते रहे तो अन्य महाद्वीपों के लोगों को पता चला कि विश्व के अंदर एक ऐसा देश है भारत, जिसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ में अगर व्यापारिक संबंध किया जाए तो हो सकता है कि हमारे को बहुत ज्यादा फायदा मिले। और इसीलिए लोगों ने समुद्री मार्ग से भारत में आना प्रारंभ कर दिया और भारत की खोज करने लोगों ने प्रारंभ की। भारत की खोज क्यों की गई? आपको पता है, एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की तो खोज नहीं की गई किसी के द्वारा, भारत की खोज क्यों की गई? अमेरिका की खोज क्यों की गई? अमेरिका एक प्रसिद्ध देश था, अमेरिका के पास में भी काफी कुछ था, इसलिए अमेरिका की खोज की गई। भारत की खोज इसलिए की गई क्योंकि भारत के सोने की चिड़िया के नाम से विश्व के अंदर नाम जाना जाता था, और सोने की चिड़िया को ढूंढने के लिए विश्व के सभी देश के लोग काफी प्रयत्न कर चुके थे, लेकिन कुछ लोग तो यहां पर आने में सफल रहे और कुछ लोग असफल हुए। ठीक है, जिसमें आपके पुर्तगालिन आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज अधिकारी आए, स्विट्जरलैंड से आए लोग। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड वासी आए। तो इस प्रकार से क्रम से लोग यहां पर आए व्यापार करने के लिए, समुद्री मार्गों से लोग यहां पर आए, तो कुछ लोग तो यहां पर सक्षम हो गए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध नाम है अंग्रेजों का। अंग्रेज यहां पर आए। अंग्रेज किस समय में आएंगे आपको पता है? देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में अंग्रेज नहीं आए थे। प्राचीन भारत के इतिहास में भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। ठीक है, सोने की चिड़िया जब भारत को कहा जाता था तो वो कौन सा काल था? प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वा तक का जो काल था, उस समय आपके भारत सोने की चिड़िया था। उसके बाद में मध्यकालीन भारत की हम बात करें तो मध्यकालीन भारत में आपके साथ हुआ क्या? मध्यकालीन भारत में आपके जो भारत था वो अलग अलग काल खंडों में बट गया। पहले आपका एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जैसे मगध साम्राज्य था, यानी कि संपूर्ण भारत पर शासक करता था, जिसके अंदर आपका पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यहां तक कि जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, ठीक है, यानी कि दक्षिण से लेकर आपके पूर्व, उत्तर और पश्चिम की जो दिशा है, यानी कि चारों दिशा में जो शासक करते थे वो एक ही वंश के लोग शासक करते थे। जैसे मगध साम्राज्य था, फिर मौर्य साम्राज्य आया, मौर्य उत्तर काल आया, यानी कि गुप्त साम्राज्य आया, हर्षवर्धन का काल आया। भारत को एक, हर्षवर्धन के काल में भारत को एक कर दिया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए, इतिहास में यही घटना घटित हुई है कि इतिहास कभी अलग हो गया, कभी इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांट दिया गया, अलग अलग टुकड़ों में बट गया, और कभी फिर भारत आकर एक हो गया। इतिहास की यही स्टोरी है, भारत की यही स्टोरी है कहने का मतलब। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में जब भारत एक हो गया, उसके बाद में भारत का बंटवारा हुआ, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से हम जानते हैं, जो कि 1712 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा तक का जो समय है, इसमें मध्यकालीन यानी कि भारत की इतनी बुरी दिशा बिगड़ी जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी बुरी दिशा भारत की हुई, और दशा यह हुई कि भारत को कितने कालखंडों में बांट दिया गया। जैसे कि आपने देखा, पूर्व मध्यकालीन में बांटा, उत्तर मध्यकालीन में इतिहासकारों ने इसलिए बांटा क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के समय में देखिए इतने लोग शासक करते थे आपके भारत पर। भारत विभिन्न टुकड़ों में बट चुका था। पाल वंश के शासक, सेन वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत, चौहान वंश, दिल्ली सल्तनत काल आ गया था, चालुक्य आ गए थे, राष्ट्रकूट आ गए थे, इधर चेरी आ गए थे, चोली आ गए थे, पांडे आ गए थे, और पल्लवी वंश आ गए थे। देखिए 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी में आपके कितने वंश शासक करते थे? 4, 2, 6 और 12, यानी कि 12-13 शासक तो आपके 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी में भारत को 12-13 कालखंडों में तो यही बांट दिया गया था। 12 या 13 राजवंश यहां पर शासक करते थे। और शासकों के साथ हुआ क्या? देखिए हुआ ये, जब भारत सोने की चिड़िया था तो एक राजा हुआ करता था। ठीक है, एक शासनकाल, एक वंश शासक होता था, तो युद्ध की स्थितियां बहुत कम उत्पन्न होती थी, यानी कि युद्ध नहीं करना पड़ता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि भारत के जो अलग अलग जो वंशज आए, अलग अलग वंशज आने के बाद में इन लोगों को एक दूसरे को हराने में और प्रतिष्ठा, अपने मान मर्यादा रहने में बहुत मजा आता था, और इसलिए ये लोग क्या करते थे? युद्ध करते थे। और युद्ध का इसका नतीजा यही होता था, यानी कि संपूर्ण जो देश है
उसको अलग अलग कालखंडों में इन लोगों ने बांट दिया, अलग अलग वंशों में इन लोगों ने शासन किया और आपस में लड़ते रहे। लड़ते रहने से भारत की दिशा और दशा के बारे में आप सब जानते हैं, कैसी दशा हो गई। यानी कि जनमाल की जो हानि होती थी वो केवल भारत की तो होती थी, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए उस समय, ठीक है। तो इसलिए आपका जो भारत है वो विखंडित होता चला गया। उसके बाद में आप देखिए, चलो यहां तक भी ठीक था। उसके बाद में हुआ क्या कि जो उत्तर मध्यकालीन जो था, उत्तर मध्यकालीन की हम बात करें, यानी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी की हम बात करें, तो देखिए पहले आपके पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार वंश और राजपूत थे, चौहान थे, दिल्ली सल्तनत थे, चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, ठीक है, चोला थे, पांडे थे और पल्लवी वंश थे। लेकिन अब हुआ क्या, अब देखिए उत्तर मध्यकाल में आते आते क्या हुआ, सबसे ऊपर कौन आ गए, राजपूत आ गए। राजपूतों का मतलब है कि राजपूतों ने इन सबसे युद्ध किया, इनको हराया और राजपूत शासक करने लगे। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत काल आ गई, दिल्ली के ऊपर दिल्ली सल्तनत यानी कि मुस्लिमों का शासक हो गया। उसके बाद में मुगल आ गए, ठीक है, उसके बाद में मुगल आ गए। मुगल के बाद में आपके पांडे और हाइसेला, यानी कि ये 3 वंशी शासक कर रहे थे जिस समय भारत पर अंग्रेज आए थे, ठीक है। भारत में अंग्रेजों का आना और स्वागत करने वाले यही व्यक्ति थे, राजपूत थे, दिल्ली सल्तनत थे और मुगल लोग थे, ठीक है, मुगल वंश के जो शासक थे। तो इसलिए ये लोग आपस में लड़ते रहे और उससे भारत को एक कमजोर देश बना दिया इन लोगों ने। और जब सोने की चिड़िया भारत का नाम जब विश्व में सुना जाता था, तो विश्व के व्यापारी यहां पर आने लगे, व्यापार करने लगे। और इनको जब पता चला अंग्रेजों को कि भारत की तो दशा ही ऐसी है कि अगर हम चाहे तो यहां पर राज कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने इनमें फूट डालो राजनीति करो नीति अपनाई और इन लोगों पर राज किया, जिसका भुगतान, जिसका नतीजा आज भी हम लोग भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे आने वाले समय तक, ठीक है। उसके बाद में अगर वर्तमान के संदर्भ में आप देखें तो भारत के साथ यही हो रहा है। अभी भी आपके पास समय है, समझ जाए तो अच्छी बात है। राजनीति के चक्कर में लोगों ने भारत देश को कई कालखंडों में बांट दिया है, कई पार्टियों में बांट दिया गया है। दिल्ली की बात करें तो एक अलग शासक बैठा है, राजस्थान की बात करें तो अलग शासक बैठा है, कहीं और हरियाणा पंजाब की बात करें तो एक अलग शासक बैठा है, ठीक है, केंद्र की बात करें तो एक अलग शासक बना है। सब लोग अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, जाहिर सी बात है चला रहे हैं, यानी कि एक दिन पतन जरूर है। जिस प्रकार से इनका पतन हुआ था, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसको एक भूखे मरने के जो यानी कि दूसरे की रोटियों पर पलने के लिए मजबूर हो गए थे। भारत की दशा के बारे में आपको पढ़ाऊंगा अब, क्योंकि अब हम शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले हम भारत के अंदर पढ़ेंगे आपका जो है प्राचीन भारत का इतिहास की हम शुरुआत करेंगे। प्राचीन भारत हम यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक काल यानी कि ऐतिहासिक काल से हम शुरुआत करेंगे। अर्ध ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी वो प्राचीन भारत के इतिहास को आपकी क्लास होगी। चलिए, काफी लंबी आपकी क्लास हो गई है और जितने भी विद्यार्थियों ने क्लास देखी है अपना नाम जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी आगे क्लास लेना चाहता है, कौन कौन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या फिर कौन कौन मजे ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद और तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत।